जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही क्लास 8 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो जो है 9th 10th के लिए भी जो है बेसिक क्लास के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 8 का आज फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं और काफी ही जो है बेसिक तरीका से जीरो लेवल से जो है आप सभी को समझाया जाएगा और जब यह बेसिक आप समझ लेंगे तो निश्चित है कि आने वाली जो एक्सरसाइज होंगी वो आपको काफी बढ़िया ढंग से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस चैप्टर का पहले बेसिक समझते हैं। तो ये बोर्ड पर हम टोटल लिख दिए हैं और भी बेसिक है जो हम आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, समझने के बाद आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है प्राकृत संख्या, जो आप नीचे क्लास में भी इसको पढ़े होंगे। प्राकृत संख्या होता क्या है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, वह संख्या जिसकी गिनती 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वह संख्या जिसकी गिनती 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, वो आगे बढ़ती ही रहे, कोई अंत उसका नहीं है, वही अनंत है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, हम यहाँ n लिख दिए हैं कोष्ठ में, इसको n से सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्राकृत संख्या का कि गिनती 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश। अनंत का यह चिन्ह है जिसको इंग्लिश में हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। यहाँ हम लिख भी दिए हैं इन्फिनिटिव अनंत के कोष्ठ में। तो 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जा रही है यह अनंत है। 1 से शुरू होकर जिसकी गिनती अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या है, तो वह संख्या जिसकी गिनती शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, तो 0 से शुरू होकर 1 2 3 कहां तक जा रही है, अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है। इसी प्रकार पूर्णांक है जिसको इंग्लिश में इंटेजर बोला जाता है। पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसको, यहाँ बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। यहां समझिएगा, पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी का ऋणात्मक शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है और पूर्णांक को हम Z से सूचित करते हैं। Z जो शब्द है वह अरबी भाषा का एक जेहिल शब्द होता है। जेहिल अरबी भाषा का यह जेहिल शब्द है। इस जेहिल शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णांक, इसलिए हम पूर्णांक को Z से सूचित करते हैं। जैसे में Z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे पूर्णांक का जैसे यह हम लोग का पूर्ण संख्या है, यहां से यहां तक यह पूर्ण संख्या है। ये जो पूर्ण संख्या, देखिए यहाँ पूर्ण संख्या के परिभाषा में एग्जांपल दिए हैं 0 1 2 3 डैश डैश अनंत तक। तो यह पूर्ण संख्या है। परिभाषा होता है पूर्णांक का कि पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी का ऋणात्मक, जो पूर्ण संख्या है इसके समूह में इसी का अगर ऋणात्मक शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह पूर्ण संख्या है, इसके समूह में इसी के ऋणात्मक, 0 का ऋणात्मक 0 ही होता है। 0 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक है। 0 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो 0 का ऋणात्मक 0 ही होगा। 1 का ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कोष्ठ में, ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है। 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2,
3 का ऋणात्मक -3, इसी प्रकार 4 का ऋणात्मक -4 डैश डैश, अनंत का ऋणात्मक -अनंत। तो यह जो पूर्ण संख्या है इसी के समूह में इसी का ऋणात्मक शामिल हो गया, तो ये जो संख्याओं का जो समूह मिला वो हमारा पूर्णांक हुआ। अब अगला है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है? तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में किया जा सके। ध्यान से समझेंगे, जो संख्या P/Q के रूप में होता है, अगर नहीं है तो अगर हम उसे P/Q के रूप में कर सके तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां पर एक शर्त है कि जो P और Q जो होता है वह पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो बाटा में है, यहाँ जो नीचे है Q, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी और कोई पूर्णांक में 0 भी शामिल रहता है, लेकिन 0 को छोड़कर बाकी यहाँ कोई भी पूर्णांक हो जाए। जैसे में समझेंगे, ये 3/4, देखिए 3 भी पूर्णांक है, P/Q के रूप में है, और जहां P Q पूर्णांक होता है तो देखिए P के स्थान पर 3 है, Q के स्थान पर 4 है, या 3 4 दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। -5/6, -5/6, ये -5 भी पूर्णांक है। देख सकते हैं इधर पूर्णांक में इधर बढ़ेंगे हम आगे तो -4 -5 मिलेगा, पूर्णांक में मिलेगा ये, तो -5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, इसमें आगे 6 मिलेगा। तो दोनों पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और जो Q का मान है 6 वह 0 के बराबर नहीं है, तो यह क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इसी प्रकार से यह है, यह 0 है, P/Q के रूप में तो नहीं है, लेकिन इसको हम P/Q के रूप में करने के लिए यहाँ 1 लगा देंगे तो P/Q के रूप में यह किया जा सकता है। ये P/Q के रूप में हो गया, बाटा में 1 लगा दिए तो और परिभाषा है कि जो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में किया जा सके। ये 0 को हम P/Q के रूप में कर सकते हैं। कैसे कर देंगे, तो यहाँ बाटा में 1 लगा देंगे, तो P/Q के रूप में हो जाएगा, तो इसलिए परिमेय संख्या है। यहाँ भी इसके बाटा में 1 लगा देंगे, इसके बाटा में 1 लगा देंगे तो P/Q के रूप में हो जाएगा। -1 के बाटा में 1 लगा दीजिए, -5 के बाटा में 1 लगा देंगे तो P/Q के रूप में हो जाएगा, और जब ये P/Q के रूप में किया जा सकता है तो यह परिमेय संख्या है। अब देखिए √9 है, तो हमें परिभाषा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो क्या पूर्णांक इसमें है, √9 है। आप ऐसे देखिएगा तो अचानक कह दीजिएगा नहीं है, लेकिन देखिए इसको कर सकते हैं पूर्णांक। √9 का वर्गमूल जो है, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। ये जो √9 है इसको हम √9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, और 2 3 है, रूट में से आप जानते हैं कि 2 पर 1 बाहर निकलता है तो 3, √9 का वर्गमूल 3 आ गया, इसका 3 आएगा, तो 3 इसमें है कि नहीं है, इस पूर्णांक में है, तो पूर्णांक है। और P/Q के रूप में करने के लिए इसके बाटा में 1 लगा देंगे, यह परिमेय संख्या हो गया। अब यही 3/√4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ, 2 हुआ, तो इसका मतलब हुआ 3/2, तो ये भी P/Q के रूप में है, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसी का उल्टा जो है होता है हमारा अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। अपरिमेय संख्या का हम यहाँ परिभाषा नहीं लिखे हैं, आप करना क्या है, यही सेम परिमेय संख्या वाला ही परिभाषा लिखना है, बस यहाँ यह लगा देना है एक शब्द कि वह संख्या जो P/Q के रूप में न हो, यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर 9 लगा देंगे अपरिमेय संख्या के परिभाषा के लिए, 9 हो, या जिसे P/Q के रूप में नहीं किया जा सके। बस यहाँ 2 शब्द जोड़ देंगे, यहाँ न और यहाँ नहीं, तो उससे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0, यह सेम रहेगा। जैसे में देखिए यहां लिख दिए हैं, जैसे में यह परिभाषा जो है, यहाँ इसको मिटा देते हैं, अपना लिखने के समय या लगा लीजिएगा 9 और यहाँ नहीं।
जैसे में जो है यहाँ देखिए रूट 3 पूर्णांक है, 3 वर्गमूल बनेगा इसका, 3 पूर्ण वर्ग तो नहीं है, जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह पूर्ण अंक नहीं आएगा। नाम से भी जो है यह अर्थ निकलता है पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, कोई टूटा फूटा अंक नहीं होना चाहिए, बाटा में दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए, तभी उसको पूर्णांक बोलेंगे। तो जो रूट 3 है, तो रूट 3 का वर्गमूल जो है हम निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो टूटा फूटा हो जाएगा, तो पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं है तो परमीय भी नहीं है, इसका मतलब परमीय नहीं है, तो ये क्या है, अपरमीय है। उसी प्रकार से रूट 7 है, 2/√5 है, 5 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब एक देखिए ध्यान से समझेंगे कि अपरमीय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। यहाँ पर ये भी अपरमीय संख्या है, दशमलव प्रसार इसका क्या होता है ध्यान से समझेंगे कि दशमलव के बाद कोई अंक के बाद किसी अंक की या संख्या की पुनरावृत्ति में एक एक की बढ़ोतरी होती जाती है। ध्यान दीजिए 0.1 है, 1 के बाद 2 की संख्या 1 है, फिर 1 के बाद 2 की संख्या 2 हो गया, फिर 1 के बाद 2 की संख्या 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ 1 के बाद 2 की संख्या 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 की पुनरावृत्ति में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार से अगर कोई दशमलव संख्या हो, तो दशमलव के बाद कोई अंक हो, तो उस दशमलव संख्या को हम अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहेंगे। तो यह अपरिमेय संख्या हुआ। चलिए इसके बाद का और बेसिक हम समझते हैं। देखिए तो अगला नियम है, हम लोग को समवृत्त या संवरक नियम क्या होता है यह हमें समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का ये जो भी जितना बेसिक हम आपको बता रहे हैं, ये आपको आगे की क्लास में जो है यह जरूरत पड़ने वाली है, 9th 10th 11th 12। और यह एक ऐसा टॉपिक है संवरक नियम कि बहुत विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अब जबकि यह बहुत आसान है। देखिए क्या होता है समवृत्त या संवरक नियम, होता क्या है, तो पूर्ण संख्या के लिए समवृत्त नियम क्या होता है, ध्यान देना, योग के अंतर्गत पूर्ण संख्या के लिए समवृत्त नियम। तो योग के अंतर्गत ध्यान देना, या पूर्ण संख्या के लिए, तो कहने का मतलब कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को, योग का मतलब जोड़े, अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ें तो कौन सी संख्या मिलेगी, जैसे यही ना पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 यह पूर्ण संख्या है। तो अगर इसमें से किसी भी दो पूर्ण संख्या को जोड़े, मान लीजिए कि हम 2 3 ही ले लिए, चलिए यह 2 अब +3, यह 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्याओं को हम योग करें तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 हमारा क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा गया तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। दो पूर्ण संख्या को ध्यान दीजिए, सुनकर आप लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए योग के अंतर्गत पूर्ण संख्या समवृत्त नियम का पालन करता है। योग के अंतर्गत पूर्ण संख्या समवृत्त या संवरक नियम का पालन करता है। क्यों करता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़े तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा। अब देखिए, अब घटाव के अंतर्गत, अब यहां समझने वाली बात है कि दो पूर्ण संख्या का हम घटाव करें तो अगर पूर्ण संख्या मिलेगा तो पालन तो करेगा समवृत्त नियम का, अगर पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो यहां देख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या, मान लीजिए कि ये 2 3 ही है, इसको हम घटाएं, 2 में से 3 को घटा लें तो -1 होगा, लेकिन अगर 3 में से 2 को घटाएं तो यह 1 होगा। तो यहां देख सकते हैं कि यहां तो हम दो पूर्ण संख्या को घटाए हैं तो यह एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां दो पूर्ण संख्या को 2 में से 3 घटाया गया तो -1 पूर्ण संख्या है नहीं है, अब -1 पूर्णांक हो गया। तो दो पूर्ण संख्याओं को घटाया गया तो यहाँ पूर्ण संख्या हमेशा नहीं मिल रहा है,
हमेशा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि घटाव के अंतर्गत पूर्ण संख्या जो है समवृत्त नियम का पालन नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। इसका गुना के अंतर्गत, अब देखिए कोई भी दो पूर्ण संख्या को हम गुना करें, हम 2 में और 3 से गुना करें तो क्या मिलेगा 6। 0 में 1 से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा 0। देखिए दो पूर्ण संख्या का गुना किया गया तो यह जो मिला वह भी पूर्ण संख्या मिला। यहाँ दो पूर्ण संख्या का गुना किया गया तो यहाँ जो मिला वो भी पूर्ण संख्या मिला। इसका मतलब है कि गुना के अंतर्गत पूर्ण संख्या समवृत्त नियम का पालन करता है। इसी प्रकार भाग के अंतर्गत देख लीजिए, मान लीजिए भाग कर दे हम दो पूर्ण संख्या, 2 ही 3 एग्जाम्पल लीजिए। अगर 2 में 3 से भाग किए तो यह क्या मिला, यह आपका कहीं पूर्ण संख्या 2/3 है, कहीं नहीं है। यह जो हो गया यह परमीय संख्या हो गया P/Q के रूप में। तो यहाँ दो पूर्ण संख्याओं का भाग किया गया तो पूर्ण संख्या नहीं मिला। इसका मतलब है कि भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्या समवृत्त नियम का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार अब हम पूर्णांक के लिए समझेंगे। ये तो पूर्ण संख्या के लिए समझ गए, अब पूर्णांक के लिए, पूर्णांक तो हमारा यही ना होता है पूर्णांक का परिभाषा में। तो देखिए, तो योग के अंतर्गत अब देखिए दो पूर्णांकों को हम लेंगे और उसको योग करेंगे, जोड़ेंगे। मान लीजिए कि -1 और 2 ले लेते हैं। -1 में या 2 को जोड़े हम तो क्या आएगा 1 आएगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और इसका योग क्या मिला, पूर्णांक मिला। दो पूर्णांकों को जोड़िए और पूर्णांक ही मिलता है। इसका मतलब है कि योग के अंतर्गत पूर्णांक समवृत्त नियम का पालन करता है। योग के अंतर्गत जो पूर्णांक होता है वो समवृत्त या संवरक नियम का पालन करता है। इसी पर घटाव में आ जाइए। मान लीजिए कि हम -1 में से घटा दे 2 को, -1 और यहीं 2 हम लिए हैं, 2 पूर्णांक, तो -1 में से हम 2 को घटा दें तो क्या आएगा -3। तो -3 क्या है, ये भी पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक का अंतर हमेशा एक पूर्णांक ही मिलेगा। इसका मतलब है कि घटाव के अंतर्गत पूर्णांक संवरक नियम का पालन करता है। अब हम गुना देखेंगे। दो पूर्ण संख्याओं का गुना कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ हम -3, एक पूर्ण संख्या -3 ले लिए, और कोई भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, -2। -3 और -2 का गुना किए तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे 6। यहाँ दो पूर्णांकों का गुणनफल, यहाँ जो 6 मिला ये क्या है, ये भी पूर्णांक नहीं आएगा। 0, 1, 2, इधर आगे बढ़ेंगे 3, 4, 5, 6 मिलेगा तो ये भी पूर्णांक हो गया। तो दो पूर्णांकों के गुणनफल भी पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पूर्णांक गुना के लिए जो है पूर्णांक समवृत्त नियम या संवरक नियम का पालन करता है। इसी प्रकार भाग को आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ दो पूर्णांक -3 और -2 का हम भाग दें तो माइनस से माइनस कट गया, बच गया 3/2। तो क्या 3/2 पूर्णांक आया? दो पूर्णांकों का भागफल पूर्णांक आया? नहीं आया। यहाँ 3/2 परमीय है। तो दो पूर्णांकों का भागफल पूर्णांक नहीं आता है, हमेशा पूर्णांक नहीं आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो है भाग के लिए पूर्णांक संवरक नियम का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार परमीय संख्या के लिए देख लीजिए। परमीय संख्या के लिए कोई दो परमीय संख्या क्या होता है हमारा, कि जो P/Q के रूप में है या जिसे P/Q के रूप में किया जा सके, जैसे 3/5, 2/3, -4/7, ये सब परमीय संख्या है जो P/Q के रूप में है। तो देख लीजिए क्या दो परमीय संख्या हम ले लें, दो परमीय संख्या यहीं ले लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या परमीय संख्या आएगा 2/3 और जोड़ कर दें -4/7,
तो 3 7 का एलसीएम 21, 21 में 3 से भाग करेंगे 7, 7 में 2 से गुना 14, 21 में 7 से भाग करेंगे 2 और 2 में -4 से गुना करेंगे तो -8, 14 में से 8 गया 6 और बाटा 21, भाई 3 से 2 बार में, 3 से है 7 बार में कटेगा। तो जो 2/7 आया यह क्या है, ये भी परमीय संख्या है। तो दो परमीय संख्या को हमने जोड़ा तो एक परमीय संख्या मिला। इसका मतलब है कि योग के लिए परमीय संख्या संवरक नियम या समृद्ध नियम का पालन करता है। इसी प्रकार दो परमीय संख्याओं को घटाएंगे, बाटा घटाव आपको आता होगा तो घटाइएगा। अगर घटाने के बाद दो परमीय संख्या का घटाव भी परमीय संख्या आएगा, निश्चित है कि आता है, ठीक है, आएगा, चेक कर सकते हैं। तो परमीय संख्या घटाव के लिए भी समृद्ध नियम का पालन करेगा। दो परमीय संख्या का गुना करेंगे, गुना करके आप चेक कर सकते हैं, दो परमीय संख्या लेकर गुना करेंगे तो परमीय संख्या ही आएगा। इसका मतलब है कि गुना के लिए परमीय संख्या संवरक नियम का पालन करता है। दो परमीय संख्या को भाग दीजिए तो परमीय संख्या ही आएगा। इसका मतलब है एक बाटा में केवल जीरो को छोड़ करके, बाटा में जीरो नहीं होना चाहिए तो अपरिभाषित हो जाएगा। जीरो को छोड़ करके बाटा में जीरो, क्यू के स्थान पर जीरो को छोड़ करके किसी भी दो परमीय संख्याओं से हम भाग देंगे तो हमेशा एक परमीय संख्या आएगा। अतः जीरो को छोड़ करके, क्यू के स्थान पर जीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी परमीय संख्या हैं वे भाग के अंतर्गत समृद्ध नियम या संवरक नियम का पालन करता है। बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक रहा आपके लिए, इसको आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। बिना रिवीजन के जो है आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसको दोहराइएगा, तहराइएगा इसको, तब जाकर ये आपको और क्लियर हो जाएगी। चलिए, इसका और कुछ बेसिक बच गया जो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, ताकि यह वीडियो लंबा ना हो, बोरिंग ना हो आपके लिए। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।